सर जय हिंद। मेजर जनरल यश मौर्य सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, जय हिंद। कई दिनों से हमारी शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल लंबे वक्त से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझसे कह रहे थे कि यश मौर्य साहब से आप बात करिए सर, हमारे बारे में बात करिए। तो मैंने फिर कहा कि इंतजार करिए, साहब आएंगे, वैसे ही मैं साहब के साथ बातचीत करूंगा। दिल से शुक्रिया सर कि आपने समय दिया मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए। अग्निवीर को लेकर सर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, क्योंकि अगले जुलाई अगस्त में मे भी शायद पहला बैच जो है वो आउट हो जाएगा। क्या अभी कोई चांसेस देख रहे हैं आप कि कुछ अग्निवीर स्कीम में कोई फेरबदल हो सकता है? क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम बचा है, सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बीच में खबरें आ रही हैं कि 1 नहीं 1.5 लाख भर्ती कर लेंगे। आर्मी कह रही है कि नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो चीजें और बिगड़ जाएंगी। आपका आंकलन क्या कह रहा है सर? मेरा कोई आंकलन नहीं है, क्योंकि जो जी न्यूज आती है प्लांटेड, या तो प्लांटेड होती हैं जी या डेलिबरेट लीक होती हैं। इन चीजों को लेके अखबारों ने जरूर कवर किया कि भाई हम इसमें मिनिस्ट्री देख रही है कोई फेरबदल करने के, बट उसको फिर किसी ने मतलब ऑफिशियल किसी हैंडल ने उसको जो है मतलब कॉरोबरेट नहीं किया। तो मुझे जी नहीं लगता कि कोई ऐसा कुछ खास होगा, क्योंकि अब तो अब हम दिसंबर के एंड में आ रहे हैं और जून में ये स्कीम जो है 4 साल कंप्लीट कर लेगी, पहला बैच। तो अगर कुछ हो जाए तो हो भी सकता है, सरकार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफिशियली किसी ने कोई ऐसा कॉरोबरेट या कोई ऐसी खबर दी नहीं है। अखबारों में आया जरूर है, इक्का दुक्का अखबारों में, कि सरकार सोच रही है इसको 50% करने का और कुछ इसमें फेरबदल करने का, बट आधिकारिक तौर पे अभी तक कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। जी अधिक लेकिन आगे क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? पहले तो मैं जो इस वक्त के हालात हैं उसी पे बात कर लेता हूँ, फिर फ्यूचर पे बात पे आता हूँ। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 1,80,000 जवान जो हैं वो इंडियन आर्मी में कम हो गए हैं, और जो 45-50,000 भर्तियां चल रही हैं उससे तादाद और कम होगी, क्योंकि हम 60,000 के आसपास जो हैं हर साल रिटायर्ड हो रहे हैं। भर्ती हम 45,000 कर रहे हैं, उनमें से भी हम लगभग 75% को आउट कर देंगे तो लगभग 15 से 20,000 हमारे पास बचेंगे। 60,000 अगले साल वो रिटायर्ड होंगे, 20-25,000 अग्निवीर रिटायर्ड होंगे, यानी कि लगभग 80-90,000 लोग रिटायर्ड होंगे और बदले में आप 20,000 लोग रखेंगे। कैलकुलेशन फिट बैठता दिखाई पड़ रहा है सर आपको? ये बहुत सालों से था ये। हम जब सर्विस में तब भी ये बात होती थी कि आर्मी को स्केल डाउन करना है, फोर्सेस को स्केल डाउन करना है। ये बातचीत बहुत साल से चल रही है कि इसको जो है मैन पावर कम करनी है, ये बात चल रही थी। लेकिन देखो, मैन पावर कम या ज्यादा ये थ्रेट परसेप्शन पे होता है। इसके लिए जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देखते हैं कि भी हमारे को क्या थ्रेट है, लैंड बॉर्डर्स पे क्या है, सी पे क्या है, एयर पे क्या, हमें क्या वेपन सिस्टम चाहिए, क्या कैपेबिलिटी चाहिए और क्या मैन पावर चाहिए, किस क्वालिटी की मैन पावर चाहिए। हमेशा ये स्टडी चलती रहती है। तो ये बहुत सालों से था कि मैन पावर कम करेंगे, मैन पावर कम करेंगे, हम सुनते आ रहे थे। लेकिन जैसे आपने बोला 60 से 65,000 हम हर साल, ये रिक्रूटिंग पैटर्न चल रहा था पिछले 20-25 सालों से, तो तकरीबन चल ही रहा है। तो उसमें अचानक एक दिन आया जब ये मतलब जो है ये पुरानी सारी भर्ती रद्द हुई। वो आपको पता ही है लोगों के साथ क्या क्या हुआ। जो है बिल्कुल वेट ही कर रहे थे कुछ लोग तो ज्वाइन करने की, कुछ का मेडिकल बचा था, कुछ का। तो एक झटके में सारे सरकारी नोटिफिकेशन कैंसिल होके, और वो बच्चों के भविष्य को तो उन्होंने वो तो खत्म कर ही दिया। वो जी लाखों बच्चे थे, मतलब तकरीबन 2-2.5 लाख बच्चे थे, किसी ना किसी प्रोसेस के दौरान गुजर रहे थे। वो तो खत्म हो गया। लेकिन इस मैन पावर तो बहुत ड्रास्टिकली कम हो गई है यूनिट्स में। जो ओके सर। अगर आप सोच लो, अगर आर्मी लेवल पे ये है तो यूनिट लेवल पे पहले भी डेफिशिएंसीज थी। तकरीबन 10-15% डेफिशिएंसी हर यूनिट में रही है। बिल्कुल मैं सर। ऑफिसर की डेफिशिएंसी की बात नहीं, जवानों की डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, रही है। अब उसमें और बढ़ जाएगी। तो जहां आप समझ लो आपके पास एक इन्फेंट्री यूनिट में 4 राइफल कंपनीज हैं, तो आप समझ लो 3 कंपनी के आसपास की आपकी स्ट्रेंथ जो है रह जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ जिसको बेनेट स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये कटौती हेडक्वार्टर से मुझे कटौती नजर नहीं आ रही है। फाइनली कटौती आपको पता है फौज में जाके यूनिट में ही होती है यूनिट ना। में। हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर, डिव हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, वो फुल स्ट्रेंथ पे होते हैं, बल्कि अटैच और कर लेते हैं जितने बंदे चाहिए उनको। जी प्रॉब्लम यूनिट में जाके होती है, और यूनिट में आप भी रहे हो, बिल्कुल मैंने सर। भी
यूनिट में बहुत साल काटे हैं और फिर देखा है। और यूनिट में जाके कहाँ होती है, कंपनी में जाके या स्क्वाड्रन बैटरी में, जिन्होंने बंदे देने होते हैं, वो बिल्कुल चाहे ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे वर्किंग के लिए हो, चाहे कोई इवेंट करने के लिए, वहां फिर जो है मारा मारी हो जाती है, जवान है नहीं ड्यूटीज के लिए, बेसिक ठीक उसके लिए। तो इफेक्ट क्या होता है राजेश, हमारी कटिंग एज को इफेक्ट होता है। देखने वाले को लगता है अच्छा ठीक है, हमने इतनी स्ट्रेंथ कम कर दी, इतने करोड़ रुपए बच जाएंगे, इतने पेंशन के बच जाएंगे, इतनी इनको वो बच जाएगी, ये सारी चीजें करके नेट सेविंग इकोनॉमिकली लगता है हमने पैसा बचा लिया इसमें। जी बट जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर रिक्रूटिंग का इतने साल से चल रहा था अभी ठीक ठाक से, उसको जो पूरा का पूरा डिस्टर्ब तो हो ही गया इस स्कीम से। जी सर, एक दो सवाल मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि एक बीच में आपने एक स्टोरी शेयर की थी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, मैंने पढ़ा भी उसको। जो हमारे लेफ्टिनेंट बने, जिन्होंने साहब का नाम गिल। हर हरदीप गिल साहब। देखिए, अग्निवीर में सिलेक्शन, अग्निवीर स्कीम से पहले वो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर अग्निवीर स्कीम आती है, फिर वो कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करते हैं, और एक दिन वो आके आज सेना में लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, सीडीएस एग्जाम क्लियर करके। क्या हम इन फ्यूचर अग्निवीरों के लिए इसमें सीडीएस एग्जाम में थोड़ी सी रियायत देख सकते हैं? रियायत नहीं, यानी कि उनके लिए मौके अवसर देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास एज होगी, एनडीए के लिए एज नहीं है, लेकिन वो सीडीएस के जरिए जो है जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे क्वालिफाई नहीं, बच्चों में जज्बा है, वो करना चाहते हैं, तो एक मौका बन सकता है सर वहां पर आज अफसर लौटने का इंडियन आर्मी में। करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं है हमारे पास। 30 से 40% हमारे पास जो है लेटरल ऑफिसर एंट्री होनी चाहिए। एक एससीओ है, कहीं पीसीएसएल है, वो बहुत लेट एज में आपको पता है आते हैं, और वो ज्यादा अच्छे काम, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो, लेकिन उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको इनको जो है, अब तो एसीसी भी अलाउड नहीं, अग्निवीर तो, नहीं अग्निवीर तो नहीं एसीसी एग्जाम भी नहीं दे सकता, वो कोई कमीशन का एग्जाम नहीं देता। 4 साल में जब तक बाहर आएगा वो पढ़ना छोड़ देगा, दोबारा पढ़ना। सीडीएस एग्जाम क्रैक करना आसान है क्या, कि आप आओगे और सीडीएस एग्जाम क्रैक कर दोगे? तो मुझे लगता है अगर स्कीम को अट्रैक्टिव बनाना है तो डे 1 से अगर कोई ग्रेजुएट आता है या ग्रेजुएशन कर सकता है तो वो एलिजिबल होना चाहिए, सीडीएस एग्जाम, एसएससी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल होना चाहिए, पहले दिन एलिजिबल होना चाहिए। और अगर एनडीए की एज बची हुई तो एनडीए के लिए भी एलिजिबल होना चाहिए। मतलब बिल्कुल सर। मुझे कई बार शायद हम ना इन चीजों पे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की चीजें हैं, जहां जहां में एक्चुअली हम इम्पैक्ट करते हैं लोगों की जिंदगी में, वहां मैंने देखा बहुत कम तवज्जो है सीनियर लेवल पे, सोचते ही नहीं, पता टाइम ही नहीं इन चीजों का। मेरे पास बहुत टाइम था राजेश, मैं तो जी सर। कंपनी कमांडर, सीईओ, ब्रिगेड कमांडर, यही लगा रहा कि किस जवान को अफसर बना दूं, किस जेसीओ जवान के बच्चे को अफसर बना दूं, कैसे उनकी जिंदगी बदलूं। एक कमांडर का यही काम होता है कि कैसे अपनी, ये थोड़ा सिर्फ लेफ्ट राइट करना और सैल्यूट और ये सब, वो ठीक है, वो चलता रहेगा ट्रेनिंग वगैरह, बट आपने क्या कंट्रीब्यूट किया अपने ट्रूप्स की, उनकी फैमिलीज की जिंदगी में। तो ये बिल्कुल अगर सर। हम ध्यान से, मैं तो बहुत बच्चे लिखते हैं, मैंने कमीशन लेना, बहुत से बच्चे राजेश ऐसे भर्ती हो गए अग्निवीर में जो एनडीए के में कॉन्फ्रेंस आउट हुए, एसएसबी में सीडी, और वो यहाँ आ गए, सोचते हैं कि शायद यहाँ पता लगता है कि 4 साल तक कोई है नहीं, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, और अंधकार में आपका भविष्य है। जो मर्जी एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, ये दे बिल्कुल देंगे, वो दे देंगे परमानेंट, बट कोई भी ये 4 साल नहीं आपके वापस देगा, आप जीरो से स्टार्ट करोगे दोबारा। तो बिल्कुल सर। वो जो है ये इसलिए स्कीम में बहुत मैं तो शुरू से मैं उनमें से रहा हूं जिन्होंने बहुत निडर तरीके से स्कीम के बारे में बोला है, इसलिए नहीं कि मुझे कोई सरकार से कोई लेना देना है, मेरे जी को जी। सिर्फ ये है कि ये हमारी सिक्योरिटी से है, हमारे नौजवानों की हसरतों से है। और आप खुद जवान रहे, आपको पता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, हमारे किसी घर में जो है एक कोई भी जवान भर्ती हो जाता है तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, फैमिली की हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। तो ये सब। सोचना चाहिए कि अपवर्ड मोबिलिटी का एक तरीका है फौज के अंदर आना, और एक जज्बा भी है, जज्बा भी है जी नौजवानों में, भागने का, दौड़ने का, फौज की वर्दी पहनने का। वो अब तकरीबन जो है वो तकरीबन क्या, वो अब खत्म हो गया। अब पहला चॉइस सब। उनकी स्टेट की पुलिस है, फिर सीआरपीएफ पैरामिलिट्री। ज्यादा बनी है, सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सब। एक चीज तो साफ है कि जो भी अग्निवीर या पहले भी जवान जो आते थे, जो सब खेती लोअर वाले मिडिल। बेसिकली गांव गांव देहात से या गाँव देहात अर्बन से एरियाज या में भी वो है जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, वो आते हैं फौज में।
वो आते हैं, या कोई फौजी है, उनका बेटा है, वो आ जाएगा, लेकिन वो भी हाँ कोशिश आज बिल्कुल। करते हैं कि आज अफसर हम आए। बस दो सवाल साहब जिनका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा, क्योंकि दो चीजों पे मेरे से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं सर कि हम मतलब प्रॉपर जो परमानेंट सोल्जर है उसकी तरह काम करते हैं, ड्यूटीज उनकी तरह देते हैं, लेकिन हमें कम से कम सरकार जो है छुट्टी के बारे में तो सोचे, क्योंकि 30 दिन जो छुट्टी है वो बोला बहुत अखरता है। एक सामने वाला जवान बोला 90 दिन छुट्टी जाता है और हम भी वही काम कर रहे हैं, हमें 30 दिन छुट्टी मिलती है। तो बोला बड़ा दिल को दुख होता है इस बात को देखकर, क्योंकि हमारा भी अपने परिजनों से मिलने का, घर वालों के पास जाने का दिल करता है। त्योहार हैं, सब कुछ आता है, घर में समस्याएं होती हैं, लेकिन 30 दिन छुट्टी नाकाफी लगती है। इस पे एक पुनः विचार हो सकता है साहब? नहीं, क्यों नहीं हुआ? मैं हैरान हूं। वो कमांडिंग ऑफिसर्स, ब्रिगेड कमांडर्स, जीओसी क्या कर रहे हैं? उन्होंने नहीं फीडबैक भेजा कि आप द्रास में बैठे हो, कारगिल में बैठे हो, और वहां पर सियाचिन में हो, या कहीं अरुणाचल प्रदेश में, और रहने वाले बिहार के, राजस्थान, हरियाणा के हो। बंदा पहुंचता कैसे? वो साल में 2 बार 15-15 दिन की आ सकता है छुट्टी, और उसके अलावा वो कोई छुट्टी है नहीं उसके वो पास। भी कह रहे हैं ब्रेक जोर्नी नहीं मिलता साहब उनको, ब्रेक जोर्नी भी नहीं है और कुछ नहीं है, रास्ते में ब्रेक आदमी देनी खत्म हो नहीं है। जाता है। और मैं बता रहा हूं, मुझे नेवी और कई वो हैं, उनके जो अलाउंस थे शिप में जाने के, वो भी बाकी सोल्जर से कम है। तो ओके। अलाउंस भी कम है, पे भी कम है, छुट्टी भी नहीं है, सैनिक का दर्जा भी नहीं है। और तो ये मतलब कैसे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं हम इन चीजों को? जो है ये तो ये बहुत डिसहार्टनिंग है। मैंने इस पे तो बहुत शुरू से कहा है कि क्या 30 दिन की आप छुट्टी, कम से कम फील्ड एरिया में 60 दिन की छुट्टी दो उसको। जो है, अगर पूरी नहीं दे सकते 90 दिन, 60 दिन तो दो कम से कम छुट्टी उसको। और बिल्कुल, कुछ ना कुछ उसको और कोई प्रोविजन होना चाहिए छुट्टी का, अगर किसी और तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, परिजनों को एनओके का भी स्टेटस नहीं है। ये भी जी, पहले हम तो भेज देते थे, जा भी अपने फादर का कैंसर का इलाज करा ले, अपनी मदर का जी, करा ले अपने। अब वो एनओके तो है ही नहीं कोई, तो आप उनको हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकते अपने माँ बाप। यही गर्व होता था ना माँ बाप को कि बिल्कुल बेटा साहब, आएगा बिल्कुल। छुट्टी और हमें हॉस्पिटल में दिखा देगा, फौज के आर्मी अस्पताल में। वो भी नहीं वो है। भी तो पूरी स्कीम में बहुत कमियां है। मैं तो बहुत लिखा है, बोला इसके बारे में। बिल्कुल और साहब, बिल्कुल। आई विश और लोग भी बोलते इसके बारे में, तो नहीं, शायद कुछ ना काफ़ी कुछ हैं। हो सकता है। 2-4 साहब लोग हैं जिनके साथ मेरी बातचीत होती है, तो बोलते हैं, लेकिन हमें सोचते हैं कि कम से कम सरकार भी सोचे। कोशिश ये रहती है कि सरकार तक आवाज पहुंचे और सरकार भी एक बार बैठे और मंथन करे कि क्या वाकई में देश के हित में नहीं है। बस आखिरी सवाल सरकार सर। सरकार क्या करेगी? सरकार के पास कितनी चीजें, हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं हाँ हमेशा ना, मैं जी, यंग ऑफिसर डेज से मैं इस चीज को ना, राजेश, कभी मैंने बाई नहीं किया। ओके सरकार सरकार क्या करेगी? आप, हमारे पास आर्मी चीफ है, वाइस चीफ है, बिल्कुल आर्मी कमांडर, कोर को, हमारी मुसीबतें हम अपने आप हल कर सकते हैं। जी, नाइन्टी ये होना परसेंट चाहिए। इश्यूज राजेश, फौज के हमारे अपने दायरे में है। आप कैंटोनमेंट में कैसी लाइफ देते हो, आप जी, जिंदगी कैसी उनको देते हो, यूनिट के अंदर कैसा माहौल है, किस प्रकार से, ये सारा का सारा हमारे सरकार को क्या देखना है? अगर आर्मी कहती है उस टाइम पे भी ये 30 दिन काफी नहीं है, दराज से कैसे आएगा, तो 60 दिन हो जाती। मतलब ये सर चीज को हम सरकार के सरकार पे वो नहीं नहीं, डाल सकते। हमारा ठीक है अपना सर, एरिया है जिसमें कि हमारे हम अपना कर सकते हैं, चाहे तो क्यों नहीं कर बिल्कुल। सकते? हाँ, बस एक आखिरी सवाल है सर। बहुत सारी चर्चाएँ कि सीएपीएफ में अग्निवीरों को एडजस्ट कर दिया जाएगा, जितने आएँगे। बीएसएफ वालों ने कहा, असम राइफल वाले, सीआरपीएफ वाले कि हम भाई 10-10% ले लेंगे। क्या वाक़ई में लगता है आपको कि जो अग्निवीर आएँगे वो एडजस्ट हो सकते हैं? क्योंकि एक होम मिनिस्ट्री से बाकायदा लेटर भी आया और तमाम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कहा गया कि भई आप अग्निवीरों के लिए वैकेंसीज़ रखिए। तो क्या हम ये फ्यूचर देख सकते हैं, यही देखेंगे हम कि पहले हमारे जो जवान थे वो एटीएम के बाद, बैंक के बाहर डंडा लेके खड़े रहते थे, और आज ये देश का युवा जो रीढ़ की हड्डी है वो डंडा लेके खड़ा रहेगा? मुझे नहीं लगता है शोभा देगा सर। इवन पैरामिलिट्री में भी, अगर मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था, भी कहता है सर वहां जाना है तो पहले वहीं की फाइट मारेंगे, 4 साल हाँ, वेस्ट करके वहां जीरो से स्टार्ट करेंगे। 4 साल यहाँ वेस्ट करके उस बिल्कुल सर, रिजर्वेशन के चक्कर में फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे। आप तो फिर से नीचे से, ये तो 4 साल की तो सीनियोरिटी कहीं काउंट ही नहीं होगी ना, फौज भी नहीं काउंट करेगी। ये बिल्कुल तो सर। गए 4 साल। तो फिर से वही वो रिटर्न टेस्ट देगा, फिर भागेगा, फिर कोई नहीं कर पाएगा। तो कितना कोई दे पाएगा? वादे बहुत किए जाते हैं रिजर्वेशन के, कि स्टेट गवर्नमेंट भी कह बिल्कुल, रही है, कई स्टेट गवर्नमेंट हम रिजर्वेशन देंगे, हम एडजस्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे। बट ये सब के सब जो है वादे हैं। वादे कितने पूरे होंगे आई डोंट नो।
और उसका एक अच्छी यूनिट में ट्रेनिंग लेके, जैसे मेरी यूनिट का अग्निवीर अगर कहीं बीएसएफ जी और असम राइफल में जा रहा है तो मुझे तो वो वहीं रहता, वहीं बढ़िया काम करेगा। और 7-8 साल लगते हैं राजेश एक सिपाही को डेट कमांडर बनाने में। और एग्री सर। मैं इन्फेंट्री में कमीशन हुआ हूं, लेकिन जी कमांड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री करी है, ब्रिगेड आर्मर्ड ब्रिगेड कमांड करी है। मैंने ओके टैंक भी चलाए, बीएमपी भी चलाई और खूब पहाड़ भी धक्के खा रखे हैं। तो अच्छा सिपाही बनने में, अच्छा डेट 7 साल। कमांडर, एक अच्छा एनसीओ बनने में 8 साल मिनिमम लगते हैं। कि हम उसको एलएमजी दे दें, एमएमजी दे बिल्कुल दें, रॉकेट लॉन्चर दे दें, मिसाइल दे दें, 4 साल में बाहर करोगे। 4 साल के बाद जो बचेंगे अब स्टार्ट करोगे इनका क्या करना है, कहां पर दें। तो हमारी जो घातक प्लेटून है, मोटर प्लेटून है, हमारी मिसाइल प्लेटून हैं, हमारी पायनियर है, मैं इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ। जी 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 आर्मर्ड आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, ये तो अलग है। और एयरफोर्स नेवी बिल्कुल कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, वही जानेंगे। एयरफोर्स नेवी तो बहुत ही टेक्निकल है, बट वहां उनका तो पर भी ये टेक्निकल, वो तो वो तो खुद बहुत ही परेशान है, टेक्निकल है। टेक्निकल टेक्निकल चाहिए उनको तो सर। उनको वो तो मेरे साथ पहले दिन से चाहिए ऐसा बंदा जो कि उनके साथ उनको ट्रेन कर सके बिल्कुल उसमें। सर। और आर्मी की भी इश्यूज हैं, बट अब आई होप ये स्कीम, मैं तो कहूंगा पूरी रिवर्स करो और इनको सबको परमानेंट कर दो, बट ऐसा होगा नहीं, है ना। हैगा होगा तो नहीं। प्राइवेट आर्मी का कोई कंसेप्ट देख रहे हैं इंडिया में कि आने वाले वक्त में यूरोप में हम तमाम, चाइना में भी देखते हैं कि प्राइवेट आर्मी हैं। इन फ्यूचर्स हम प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं। हमारी प्राइवेट आर्मी अभी ये सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रही हैं। उसमें फौजी लगे हुए हैं, फौजी चला भी हाँ रहे हैं और फौजी लगे भी हुए हैं उन्होंने। बट हमारे देश के ना मुद्दे बहुत जटिल हैं। हम जी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। डेवलप्ड नहीं कंट्री में हो सकता है ये, बट अंडर डेवलप्ड कंट्री में जहां नौकरी बड़ी चीज है, वेपन ट्रेनिंग बड़ी चीज है, डिसिप्लिन बड़ी चीज है, उसको आप स्ट्रीट में छोड़ दोगे। और अभी आप ये जी देखना, ये यूनिट में जो हम 75% को निकालेंगे, अब जी कैसे जज करोगे राजेश। शुक्र है मैं सीओ नहीं हूं। आपके पास 20 बच्चे हैं, सारे बीपीटी में एक्सीलेंट है। एसीआर बिल्कुल क्या होता है एक जवान का, 18-19 साल के लड़के का। अब उसमें कैसे डिसाइड करोगे जो जाएगा, कितने कोर्ट केसेस करेंगे, कितने और आपको ना हमारे जी। हमारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कहीं ना कहीं कमियां नजर आएंगी। जब बच्चे बच्चे कहेंगे मेरे को क्यों नहीं लिया, उसको कैसे ले लिया, और वो किस बेस पे लिया है। तो ये और मेरे पास बहुत वो बहुत तमाम मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास वो तमाम मैसेज आ रहे हैं, अभी आना शुरू हो गए हैं पिछले 1-2 हफ्ते से, कि क्या हो रहा है, किसको मार्क्स कम दिए जा रहे हैं, किसको कम दिए जा रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि अभी उन चीजों को दबे रहने देते हैं, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन थैंक यू साहब, थैंक यू, आप आए और आपने बहुत अच्छे से बात की, इसके लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया साहब। थैंक यू, जय हिंद, टेक थैंक केयर यू सर, राजेश, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग। और सर। अग्निवीरों के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। जितना मेरे से सपोर्ट होगा, मैं हमेशा सही आप लोगों के राय में, आपके फेवर में बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद साहब, थैंक यू सर।